roll. जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 1.5 करने वाले हैं। इसमें वो कहता है अ स्केयर, ये आपको नज़र आ रही होगी, अ स्केयर मैग्नेटिक कोर हैज़ अ मेन पाथ लेंथ ऑफ 55 सेंटीमीटर। ये उसने हमें लेंथ दी हुई है 55 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कर लूँगा। मीटर में करने के लिए मुझे इसे 100 से डिवाइड करना होगा। जब 55 को 100 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.55 मीटर। क्योंकि एक मीटर में स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना था। इस वजह से मुझे डिवीजन का हेल्प लेना पड़ा। तो ये आ गई हमारी लेंथ। उसके बाद वो क्या कहता है जी, वो कहता है एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 सेंटीमीटर है, इनको 2 मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 200 से 150 को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो देखें क्या बनता है। तो एरिया आ गया जी हमारे पास कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब मैं डिवाइड करवाऊंगा 150 आवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस मैकेनिज्म में, मीटर स्क्वायर के मैकेनिज्म में। तो 1.5 आ जाएगा अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो 1.5 और इशारिये को 2 कदम और 0.015 शायद आने वाला। चलें एक दफ़ा चेक करते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 10,000 बन जाता है ये। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स मैं सही कह रहा था, 0.015 ही बनता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया भी डन हो गया। आगे देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है द कोर इज मेड विद द मटेरियल इज मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग द मैग्नेटाइजेशन कोर कर्व शोन इन फिगर 110C। जो कर्व है वो पीछे दिखाई गई है, वो यही कहना चाह रहा है। चलें वो देख लेते हैं कर्व का क्या चक्कर है। आगे वो कहता है हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड। करंट पूछ रहा है पहले ए पॉइंट में एट टू प्रोड्यूस 0.012 वेबर ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स देखे कितना दिया गया जी, 0.012। ये पहले लिख लो, फ्लक्स क्या होता है जी, ये होता है फ्लक्स हमारे पास 0.012 वेबर। और उसने पूछा करंट। अभी आपने स्टेटमेंट में पढ़ा हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड, कितना करंट हमें रिक्वायर होगा। तो ये आई हमने मालूम करना है। आगे आगे का मैकेनिज्म क्या है, इसमें हम एक लाइन छोड़ रहे हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए थी। वो ये देखें स्टूडेंट्स, ये लिखी हुई है आ 200 टर्न कॉइल ऑफ वायर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए थे। n इज इक्वल टू 200 टर्न्स। तो एक तो हमने मालूम करना करंट। उसके बाद जी आगे क्या कहता है वो बी जी, उसमें कहता है व्हाट इज द को रिलेटिव परमेबिलिटी एट दैट करंट लेवल है, यानी कि हमने म्यू आर को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज इट्स रिलक्टेंस और आर को कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीजें हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है मजीद, म्यू आर और एक थी रिलक्टेंस, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो देखते हैं कहाँ से हम मतलब कि अपना मसला शुरू करें और अपनी मतलब कि कहानी तक पहुँचें। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे किस चीज़ का मतलब के मदद ले सकते हैं, क्वेश्चन यही जहन में आता है। स्टूडेंट्स देखो एक चीज़ है मेरे जहन में कि हम जो हमने फार्मूला पढ़ा था फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फार्मूला था। फाई इज इक्वल टू बी ओवर ए। इसकी हेल्प से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को। तो इसका फार्मूला आ जाएगा फाई ओवर एरिया। वैल्यूज पुट करके देखो, अब फाई की कितनी वैल्यू है 0.012 और एरिया की अभी अभी हमने देखी है 0.015। तो यहाँ से हमें अपना मिल जाएगी फ्लक्स डेंसिटी। तो 0.012 डिवाइडेड बाय 0.015, तो ये मेरे पास आ रही है 0.8 टेस्ला, इसका यूनिट होता है। तो देखो बी तो हमें मिल गया। अब हमने मेन चीज़ किस चीज़ को मालूम करना है जी, दूसरे नंबर पे हमने मालूम करना है अपनी म्यू आर करंट। अभी मालूम तो कुछ नहीं हुआ लेकिन भी मालूम हुआ, इससे थोड़ा हमें मतलब क्या ले कॉन्फिडेंस आया कि हम क्वेश्चन के नज़दीक जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं इसे। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोटिस की थी, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया था आपने ग्राफ को देखना है, मतलब 1.10C फिगर को देखना है। अब देखें हमने फ्लक्स डेंसिटी निकाली, उसकी मदद से हमें H मिल सकता है, H यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मिल सकती है। वो थी हमारी फ्लक्स डेंसिटी 0.8 आई है। तो ये y एक्सिस पे B है जबकि x एक्सिस पे H दिया गया है। तो यहाँ से मैं H को मालूम कर सकता हूँ। ये देखें ये 0.8 यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए नीचे से तो ये तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसको हम 115 कंसिडर कर लेते हैं कि कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे ये 115 बनती है। तो यहाँ से हमें H मिल जाएगा 115
अम्पेयर टर्न्स पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है अम्पेयर टर्न्स पर मीटर अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफ गिवन ग्राफ। जो भी आपको वहाँ पे इंशाल्लाह वेरीफाइड होगा कि यहाँ पे इतना है यहाँ पे इतना, यानी कि आपको इतना मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना होगा। अब ये तो मैंने एक कहने वैल्यू टच की है अपने जहन से कि इतनी हो सकती है, क्या पता आपको वहाँ पे ग्राफ की कहानी है पढ़ाई ना जाए, डायरेक्ट ही वैल्यूज दी जाएं। अब देखो म्यू आर को कैलकुलेट करने के लिए हमें म्यू की ज़रूरत है, क्योंकि म्यू का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। अगर म्यू हमें कैलकुलेट हो जाए तो इनडायरेक्टली हम म्यू आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें बी मालूम है, एच मालूम है, तो अभी अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है किस में जी, अभी अभी हमने यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये मैकेनिज्म पर है कि बी बराबर होता है म्यू एच के। तो उसी की मदद से हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये वाला मैकेनिज्म, बी इज इक्वल टू म्यू एच वाला, और यहाँ पे बी एच मालूम है तो इन्हीं की मदद से हम म्यू मालूम कर लेंगे। म्यू इज इक्वल टू देखें बी ओवर एच, दोनों वैल्यूज पुट करूँगा, बी की कितनी वैल्यू है 0.8 टेस्ला, जबकि ये है 115। तो देखा जाए तो ये कितना बनता है, टेस्ला का भी वही यूनिट बन जाता है, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा म्यू, और ये हमें यूनिट लेस हमें वैसे भी पता है ये यूनिट लेस ही होता है। तो देखा जाए 115 से ज़रब देके कितना बनता है, ये आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसी की मदद से आप म्यू आर कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे म्यू आर रह गया, फार्मूला बन गया म्यू ओवर म्यू नॉट, ठीक है। आप ये चीज़ तो जानते हो म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो यही मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हुए हम म्यू आर कैलकुलेट कर लेंगे। मैं टिक लगा दूंगा जब कोई चीज़ मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम हुई 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। तो टिक लगाने का टाइम तो आ गया, बस कैलकुलेटर नहीं अब टिक लगवाना, तो वो टिक तो मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, अपना आंसर निकाल लेते हैं। 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो ये जी मेरे पास आंसर आ रहा है 5490 5490.8। तो ये जी आ गई हमारे पास म्यू आर की वैल्यू। म्यू आर तो मिल गया, पीछे करंट रह गया और रिलक्टेंस रह गया, इनको कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। हमने कई फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, एक ये वाला फार्मूला एफ इज इक्वल टू एन आई, ये आप सब ने पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एन आई, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स एन आई इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स तो गिवन है, लेकिन एफ की वैल्यू मालूम नहीं है। एफ की वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो इसी फार्मूले की मदद से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और इसका फार्मूला बन जाता है एच एल सी, ये भी हमने शुरू में पढ़ा था फार्मूला कैसे बनता है, आप वहां से फर्स्ट लेक्चर से समझ सकते हैं। एच एल सी भी इसका फार्मूला होता है एफ का। तो यहाँ पे देखें हमें दोनों वैल्यूज पता है। एच एल इसका मेन फार्मूला, एच एल सी मतलब यहाँ पे ये कोर की लेंथ थी तो इसको एल सी से प्रेजेंट किया गया है। तो वैल्यूज पुट कर दें, एच की कितनी वैल्यू है 115, जबकि एल सी की 0.55, तो ये एम्पेयर टर्न्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखें 115 मल्टीप्लाई बाय 0.55 ये कितना आ जाता है जी, ये मेरे पास आ गया 63.25 एम्पेयर टर्न्स इसका यूनिट होता है, एम्पेयर डॉट टर्न्स, ठीक है। तो मेरे पास अगर एफ आ गया तो मैं एन आई की मतलब इसी फार्मूले की मदद से क्या मालूम कर सकता हूँ, करंट मालूम कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे भी ये मैं कर सकता था, देखें फॉर एग्जांपल मैं क्या करता, मेरे पास एन आई की ही वैल्यू आई है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता था एन आई इज इक्वल टू एच एल सी, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 63.25। तो करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे डिवाइड हो जाने थे 63.25 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बटे में एन आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं जी 200 पे इसको डिवाइड करवा देंगे वैल्यू को, और ये बटे ये टर्न्स से कैंसिल होकर यूनिट हमें एम्पेयर दे देगा। स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कर सकते हो, एफ की आपने फॉर एग्जांपल बस वैल्यू फाइंड आउट किया, अब दोबारा यही फार्मूला लगाओ, एफ इज इक्वल टू एन आई, वहां पे करंट का फार्मूला बनाओ आई इज इक्वल टू एफ ओवर एन। अगर आप इस चीज से कंफ्यूज होते हो आप यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई इज इक्वल टू एफ ओवर एन फार्मूला, जो आपको बेहतर लगे वो आपके लिए ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा मैकेनिज्म इस्तेमाल करके कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट वेज दिखाने आया हूँ। मैथ ब्रांड की क्वालिटी ही ये है कि आपको हर एक रास्ता दिखाएगा। 0.3 एम्पेयर करंट आ गया तो करंट भी डन हो गया, करंट पे भी हम टिक लगाते हैं।
हैं। अब रह गई लास्ट में कहानी रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस को फाइंड आउट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आपने ये फार्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू फाई आर, ये भी होता है फाई आर। यहाँ पे फाई क्या है, फ्लक्स, रिलक्टेंस और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो यहाँ से आर का फार्मूला बन जाएगा एफ ओवर फाई। एफ की कितनी, एफ ओवर फाई, चले एक दफ़ा लिखते हैं। तो मैं एफ की कितनी वैल्यू है हमारे पास से, ये हमने एफ की ही निकाली थी 63.25 अम्पेयर डॉट टर्न्स। उसके बाद जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, ये देखिए हमने शुरू में फ्लक्स यहाँ पे मेंशन किया था 0.012 वेबर। तो इसका यूनिट तो वैसे ही नजर आ रहा है एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, बस डिवाइड करने की देर आपको आरएल की वैल्यू मिल जाएगी 63.25 डिवाइडेड बाय 0.012। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया 5270। इसको किलो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं चले किलो की फॉर्म में लिखता हूँ 5.2 किलो अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। तो ये आपका आंसर था। मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छी तरह से इस तरीके की समझ आई होगी। बस मैथ ब्रांड का यही तरीका है कि आपको एक एक रास्ते से गुजार के आपको समझा दिया जाए। ये स्टूडेंट्स जितने आप मतलब मैकेनिज्म पढ़ते जा रहे हो ना, इनके फार्मूलाज को अपने ब्रेन में बिठा लो, क्योंकि यार हर एक चीज़ फार्मूलाज पे ही बैठी हुई है। अगर आप किसी के पास कुछ सीखने जाते हो ना, तो वो भी आप एक कह लो एक तरीके से रट्टा ही उस चीज़ का लगा रहे होते हो। लेकिन रट्टे को लगाने का भी एक जुगाड़ होता है। एक समझदार इंसान एक चीज़ को किसी तरीके से याद रखता है। अब फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन आप पढ़ते जरूर हो, लेकिन आप उसको उसका मतलब समझ के नहीं पढ़ते। जब आप उसका मतलब समझ जाओगे ना, तो आपको मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी के बाद भी पूछा जाएगा ना कि v किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू आई आर। अगर आपने इसकी डेफिनेशन समझी है कि यहाँ पे फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, तो आप फ्लक्स के भी फार्मूलाज को बोलोगे फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए या एफ इज इक्वल टू फाई आर। तो कुछ भी हो जाए आप समझो, कंसेप्ट लो, कंसेप्ट हासिल करोगे तो बहुत आगे जाओगे। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।